बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीक 7 लेक्चर 3। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रूब्रिक्स को, एंड देन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एंड देन हम वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो आज ही हम इनको डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत कल जो है ना रूब्रिक्स तक हम पहुंचे थे, तो अब आज रूब्रिक्स से ही कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट आर द रूब्रिक्स एक्चुअली। सो असेसमेंट रिब्रिक्स को देखें तो ये एक स्कोरिंग टूल होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, स्कोर देते हैं। ये एक टूल होता है, या इसको एज अ मैट्रिक्स के फॉर्म में भी दिया जाता है। एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इनको लिखा जाता है या रखा जाता है, जिसके थ्रू आप जो है स्कोरिंग जो है करते हैं। सपोज करें आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कल हमने दिया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट एंड एक्सप्लेन एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो अब देखें, इनके लिए अगर हम रिब्रिक्स बनाएं, कोई टूल सेट करें, तो ये टूल सेट कर सकते हैं हम। ये भाई फर्स्ट ये अगर दोनों को डिफरेंशिएट करता है और दोनों के जो है ना डिफरेंशिएट करता है, तो उस पर 2 पॉइंट्स हैं। और फिर हर का एक एग्जांपल भी देता है, तो 2 पॉइंट उस पे हैं। और अगर एक की डेफिनेशन लिखता है और एक की नहीं लिखता, तो उसकी 1 मार्क है सपोज करें। और फिर एक एग्जांपल लिखता है, एक नहीं लिखता, तो उसकी 1 एग्जांपल है। तो इस तरीके के हम जो है ना रुब्रिक सेट करते हैं, टूल सेट करते हैं किसी भी कंटेंट को या किसी भी टेस्ट को असेस करने के लिए। सो दैट लिस्ट क्राइटेरिया, इसमें एक एक्चुअली क्राइटेरिया होती है उस टास्क को, या जो परफॉर्मेंस या इसमें लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होती है उस टास्क के हिसाब से, जिसके बेस पे जो है ना असेस किया जाता है या असेसमेंट किया जाता है या स्कोर दिया जाता है। आल्सो कॉल्ड स्कोरिंग गाइड, इसको स्कोरिंग गाइड भी कहा जाता है, कभी कभी इसको क्राइटेरिया शीट भी हम कहते हैं। सो मेक्स एक्सपेक्टेशन एक्सप्लिसिट एंड ग्रेडिंग कंसिस्टेंट। इसके थ्रू क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों की टीचर की, वो क्लियर हो जाती हैं। सपोज करें एक क्वेश्चन है या जो टेस्ट है वो ऑलरेडी दी जाती है, और टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए टूल दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो है इतने मार्क्स मिलेंगे, इतनी पॉइंट्स मिलेंगी। जिसके थ्रू सपोज करें, हमने पहले मॉडल पेपर भी डिस्कस किया था जो स्टूडेंट वालों ने रखा था, तो वो या जो हमने एक खुद अपना जो है मॉडल पेपर बनाकर आप लोगों से डिस्कस किया था, तो वह भी एक टाइप ऑफ रूब्रिक्स ही था, स्मॉल स्मॉल स्केल पे। ठीक है। तो की एलिमेंट्स ऑफ रूब्रिक क्या है, ये इसकी एक क्राइटेरिया होती है। ठीक है। लाइक सपोज करें आप जो है ना, सपोज करें रीडिंग में आप यहाँ राइटिंग में जो है पैराग्राफ दे रहे हैं। ठीक है। बच्चों को कोई छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं, सपोज करें ऑन जो है ना पाकिस्तान या पाकिस्तानी कल्चर या सिंधी कल्चर। अब उसको अगर असेस करें, तो उसकी असेसमेंट में आप देखेंगे कि क्लियरिटी ऑफ आइडियाज है, या जो आइडियाज की जो है ऑर्गेनाइज्ड हैं, एंड देन एक्यूरेट आइडियाज हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह नहीं है। सपोज करें इस तरीके की चीज़ें आप उसमें देखेंगे। सो परफॉर्मेंस लेवल्स होती हैं, कभी कभी जो है ना एक तो क्राइटेरिया रखते हैं कि क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक्यूरेसी है। फिर उसमें अंदर एक परफॉर्मेंस लेवल होते हैं जिनको स्केल भी कहा जाता है, स्केल ऑफ अचीवमेंट भी कहा जाता है। और अगर इनको जनरली रिसर्च के टर्म्स में इस टेस्ट से निकल कर बाहर देखें, तो इनको स्केल्स कहा जाता है जनरली, जिनको लिकर्ट स्केल भी कहा जाता है, जिनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ 4 होते हैं, कुछ 5 होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को सर्वे दिया जाता है कि भाई एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल या स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरीके के जो है ना ये स्केल्स यूज होते हैं। तो ये परफॉर्मेंस लेवल्स में इस तरीके के जो है पॉइंट्स या लेवल्स या स्केल यूज होते हैं। लाइक जो है ना, अगर सबसे अच्छा लिखा है तो एग्जाम्पलरी है, और थोड़ा बहुत उसमें सही लिखा है तो प्रोफिशेंट है, फिर डेवलपिंग है या बिगिनिंग है, इट लाइक दिस। या आप कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड है, या नीडेड इम्प्रूवमेंट्स नीडेड है वगैरह। तो इसको फर्दर हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। फिर इसमें एक डिस्क्रिप्टर्स का पार्ट होता है। अब डिस्क्रिप्टर का पार्ट मतलब ये होता है कि सपोज करें ये क्लियरिटी वाला पार्ट है, तो क्लियरिटी किस चीज़ की, उसके बारे में कुछ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन या क्या लिखेगा। या जैसे हमने क्वेश्चन पहले पुटअप किया कि फॉर्मेटिव और समेटिव के में डिफरेंस क्या है, तो सपोज करें अगर सबसे पहले कहते हैं कि डिफरेंशिएट करता है, तो डिफरेंशिएट किसके बीच में कर रहा है उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन होगी कि डिफरेंशिएट बिटवीन formative and summative assessment briefly, या प्रोवाइड्स एन एग्जांपल विथ जो है ना डिफरेंसेस। या फिर उसमें आगे अगर फर्दर देखे कि वो एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करें, तो उसमें क्या है ना एक्सप्लेनेशन लिस्ट की है उन्होंने विथ एग्जांपल, जस्टिफाई जस्टिफाई किया है
लाइक दिस। तो ये जनरल उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो इसको देखें, अगर ये जर्नल रिब्रिक को देखें तो सपोज करें ये एक राइटिंग रिब्रिक है, ठीक है, जिसमें राइटिंग में अगर पैराग्राफ दिया जाते हैं या दिया जाए या ऐसे दिया जाए तो उसमें सबसे पहली जो होती है चीज, टॉपिक सेंटेंस देखा जाता है। देन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर वगैरह, या सेंटेंसेस में डिटेल्स कितनी दी गई है, और वोकेबलरी सही यूज की है, नॉर्मल है, रिलेटेड है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज है या नहीं है। ये जनरल इंडिकेटर्स भी इनको कहते हैं हम। ठीक है, अगर बाहर हम असेसमेंट में, ओवरऑल असेसमेंट में देखें तो हम इनको एज ए इंडिकेटर भी यूज करते हैं। ठीक है, ये एक इंडिकेटर्स हैं ऑल आर दैट पैराग्राफ के असेसमेंट के। ठीक है, अब इसके सपोज करें कि एक पॉइंट मिलेगा, द टॉपिक सेंटेंसेस में। अच्छा, यहाँ से देखें, ओवरऑल यहाँ से फोर से देखें जहाँ पे जाने फुल मार्क्स में। अच्छा, द टॉपिक सेंटेंस इज वेरी क्लियर। अगर टॉपिक सेंटेंस जो है ना उस पैराग्राफ का, उस टास्क का वेरी क्लियर है तो उसको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और टॉपिक सेंटेंस जो है ना क्लियर, जो है ना, द टॉपिक सेंटेंस इज वेरी क्लियर नहीं है, जस्ट मतलब थोड़ा बहुत हिंट है उसमें कि ये टॉपिक सेंटेंस है, तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर 2 पॉइंट्स उसको मिलेंगे कि सेंटेंस इज बिट अनक्लियर। जो सेंटेंस है वो थोड़ा अनक्लियर है, मतलब जो टॉपिक सेंटेंस उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल भी सही से क्लियर नहीं है। और अगर बिल्कुल मिसिंग है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगी। ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ से आप शुरू करें कि यहाँ पे जो है ना द टॉपिक सेंटेंस इज वेरी क्लियर, फिर यहाँ पे जो है ना क्लियर, यहाँ पे जो है ना बिट अनक्लियर, देन यहाँ पे मिसिंग। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसको जो है ना कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखें कि ऑल सेंटेंसेस आर इजी टू रीड, तो फिर उसको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे जो आप पॉइंट्स दे रहे हैं कि सपोज करें 4 हैं, वेरी गुड पे आएगा सपोज कर। तो 4 पॉइंट्स की आप मार्क्स जो है ना अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज करें जो है ना 4 पॉइंट्स बराबर हैं सपोज करें 1 मार्क के, तो फिर जो है ना 3 पॉइंट्स कितने मार्क्स के बराबर होंगे? 3 पॉइंट्स जो है ना बराबर होंगी 0.75। क्योंकि जब 4 पॉइंट्स पे 1 मार्क है तो 3 पॉइंट्स पे 0.75 हो जाएगी, और 2 पॉइंट्स पे कितनी मार्क मिलेगी? 0.5। एंड देन इसी तरह जो है ना 1 पॉइंट पे कितनी मार्क मिलेगी? 0. जो है 25। अगर बिल्कुल मिसिंग है लेकिन फिर भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको 0.25 मार्क्स सपोज करें। तो इस तरीके से आप मार्किंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या उसको पॉइंट्स के हिसाब से भी जो है ना स्कोर कर सकते हैं। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसको देखें तो ऑल सेंटेंसेस आर इजी टू रीड, ये पार्ट ऑफ रूब्रिक है कि भाई इसको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। सब सेंटेंसेस स्ट्रक्चर क्लियर हैं, इजी टू रीड हैं। ठीक है, मोस्ट सेंटेंसेस, अब सब नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो है इजी टू रीड है। लेकिन फिर कुछ सेंटेंसेस इजी टू रीड हैं, और फिर जो है ना जो सेंटेंसेस जो उनमें एरर्स हैं या डिफिकल्टीज हैं वगैरह, तो इस तरीके के जो है ना रूब्रिक्स सेट किए जाते हैं। फर्दर इसमें डिटेल्स हैं सेंटेंसेस की कि भाई सब में डिटेल्स दी गई है, एंड वोकेबलरी सिंपल है या यूनिक वर्ड्स यूज किए हुए हैं या नहीं किए हुए। देन ऑर्गेनाइजेशन है कि आइडियाज जो है ना ऑर्गेनाइज्ड हैं और फिलो है अच्छे से उस राइटिंग पीस में वगैरह। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने अपनी जो असेसमेंट है उसके रुब्रिक्स भी बना सकते हैं। उसके रुब्रिक्स मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ शेयर किया हुआ है, वो आप लोगों से जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा या उसमें पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से आप अपने असेसमेंट के रुब्रिक्स भी जो है ना देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना बन सकते हैं या सेट किए जा सकते हैं। तो इट्स सिंपल कि आप एक टूल बनाते हैं जिनके बेसिस पे आप मार्क्स देते हैं कि भाई ये सपोज करें फॉर्मेटिव एंड समेटिव का डिफरेंसेस है तो भाई दोनों में डिफरेंशिएट करता है तो 4 पॉइंट्स मिलेंगी। और दोनों के एग्जांपल्स को डिटेल्स में लिखता है तो भी 4 पॉइंट्स उस डिटेल पे मिलेंगे उसको। और फिर जो है ना उस जो आइडियाज उसने लिखे हैं क्या वो क्लियर हैं, पढ़े जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, सही से क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, तो फिर 4 पॉइंट सपोज करें उस पे हैं। फिर उसको फिर पीछे 3 पॉइंट्स क्यों मिलेंगे? सपोज करें एक डिफरेंस लिखा है, एक एग्जांपल दिया है, और आइडियाज क्लियर नहीं है, तो इस तरीके से हम जो है रुब्रिक्स सेट करते हैं फॉर स्कोरिंग दी असेसमेंट या क्वेश्चन। सो वाई आर रुब्रिक्स इम्पोर्टेंट? अब रुब्रिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों जो है ना डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं? इसका रीज़न ये है कि टीचर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप जो है ग्रेडिंग अच्छे तरीके से फेयर एंड ऑब्जेक्टिव जो है ना ग्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक आपके पास रुब्रिक्स होंगे तो आपकी सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि भाई दोनों डिफरेंसेस हैं, यस, तो उसको 4 पॉइंट्स दें। भाई दोनों डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस है तो 1 पॉइंट मिलेगी या 2 पॉइंट।
जिस हिसाब से रुब्रिक सेट है। तो ये टीचर के लिए एक तो ग्रेडिंग करना आसान भी हो जाता है, दूसरा ये है कि फेयर एंड ऑब्जेक्टिव जो है ग्रेडिंग होती है। और दूसरा ये है कि इस जब ये रुब्रिक्स होते हैं तो टीचिंग गोल्स भी क्लियर होते हैं, उस तरीके से जो है टीचिंग कराई जाती है। सपोज करें दीज राइटिंग रुब्रिक्स को देखें, तो राइटिंग रुब्रिक्स में अगर आपने पैराग्राफ पढ़ाना सिखाया है और फिर पैराग्राफ लिखवा रहे हैं, और उसमें आपने जो है ना रुब्रिक्स आपके पास टॉपिक सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, डिटेल्स है, वोकेबलरी भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, और फिर उसमें सपोज करें आपने टॉपिक सेंटेंस कोई डिस्कस ही नहीं किया और फिर असेसमेंट आप टॉपिक सेंटेंस की दे रहे हैं, तो फिर ये कन्फ्यूजन होगी। लेकिन जब राइटिंग रूब्रिक्स होंगे तो फिर आप ऑलरेडी अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे रूब्रिक्स के हिसाब से, ताकि बच्चे की असेसमेंट भी इस तरीके से क्लियर हो और अच्छे तरीके से कर पाए। देन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस उनकी क्या हैं, कि क्या क्या उनका असेस किया जाएगा, कौन कौन सी पॉइंट्स को देखा जाएगा जब वो टेस्ट देंगे या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एंड इट्स प्रोवाइड स्पेसिफिक फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। इसके थ्रू जो है ना फीडबैक भी मिलता है इम्प्रूवमेंट के लिए, कि कहाँ पे जो है ना लेक कर रहा है स्टूडेंट या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की नीडेड है। एंड देन इट हेल्प देम सेल्फ असेस देयर वर्क। इसके थ्रू बच्चे खुद भी अपना काम असेस कर सकते हैं, या अगर टीचर है, टीचर ने कोई काम किया तो टीचर खुद भी असेस कर सकता है। तो ये असल में सेल्फ असेस के लिए भी हेल्प करती है। अगर रूब्रिक्स बच्चों को दे दें, बच्चे खुद अपना आंसर अटेम्प्ट करें और फिर खुद ही असेस करें कि किस तरीके से कितने हद तक उन्होंने सही किया है। आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज, पर सखर आईबी में ऐसा होता है कि मिड होते हैं, तो मिड के बाद पेपर हो गए और टीचर ने चेक कर लिए, चेक करने के बाद वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है ना वापस लेकर आते हैं क्लास में, और फिर वो बच्चों को देते हैं कि देखिए मैंने आपको इतनी मार्क्स दिए हैं, क्या देखें इन मार्क्स के हिसाब से आप जो है ना काम पे सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो फिर बच्चे अगर देखते हैं कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट नीडेड है और टीचर ने कम मार्क्स दिए हैं हालांकि सही अटेम्प्ट किया हुआ है, तो फिर वो टीचर से डिस्कस करते हैं। देन टीचर फीडबैक देता है, और अगर इम्प्रूवमेंट नीडेड होती है तो फिर उनकी मार्क्स या ग्रेडिंग जो है ना बढ़ाई जाती है। सो ये अब मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी का पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से कि स्टूडेंट्स खुद भी जो है ना देख सकते हैं काम, और जो है ना खुद को असेस कर सकते हैं। देन डेवलपिंग अ रूब्रिक। रूब्रिक डेवलप करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो जो आप पढ़ा रहे हैं उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। भाई स्टूडेंट किस चीज़ के पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू आफ्टर द क्लास या आफ्टर दैट टीचिंग। तो वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है टीचिंग के वो क्लियर होने चाहिए। एंड असेसमेंट के कि क्या असेस करेंगे। देन फिर आप जो है सिलेक्ट द असेसमेंट टास्क, फिर सिलेक्ट करेंगे कि कौन से टास्क की असेसमेंट करनी है। सिंपल, ज़रूर आप असेसमेंट करेंगे तो किसी एक टॉपिक की, किसी एक सब्जेक्ट के पार्ट की, किसी चैप्टर की करेंगे, तो वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। देन आपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट करनी है, जिस तरीके से पीछे सेट किया हुआ है कि किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे। सपोज करें जैसे रीडिंग वाले में था कि भाई यहाँ आप अगर असेसमेंट वाले को देखें तो उसमें डिफरेंस देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज देखेंगे। तो ये परफॉर्मेंस की रेट सेट हो, और फिर उसके स्केल्स भी सेट करेंगे कि कितना अच्छा है। सपोज कर 1.2 पॉइंट या 3.4 पॉइंट कितने हद तक उसको मिलेंगी, तो वो परफॉर्मेंस सेट की जाती है। एंड देन उन परफॉर्मेंस लेवल को आप डिफाइन करेंगे 1 to 4। ये 1 to 4 देखें, एक पार्ट लिखा हुआ है, आप 1 to 5 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 तक भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ ऑफ क्वेश्चन या लेंथ ऑफ द जो है इंडिकेटर। तो उस हिसाब से आप 5 पॉइंट्स तक भी जा सकते हैं। फिर क्योंकि अगर सपोज करें 5 डिफरेंसेस की बात आ जाए, तो 5 डिफरेंसेस पे सपोज करें 5 5 पॉइंट्स हैं, देन 4 पे 4 पॉइंट्स मिलेंगी, सपोज करें 3 पे 3 पॉइंट्स मिलेंगी, अगर 2 डिफरेंस लिखे हैं तो उस पर 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि ज़रूरी है अगर 5 डिफरेंस हो तो उसकी 5 पॉइंट्स बनेंगी। इसको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि 5 पॉइंट्स हैं, सपोज करें उसकी जो है 2.5 पॉइंट्स हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट ज़रूरी ज़रूरी है कि 5 पॉइंट्स आ जाएं तो जो है ना कोई 5 थिंग्स वाली चीज़ आ जाए तो 5 पॉइंट्स होंगी। ये डिपेंड करता है, ये सबकी सब्जेक्टिविटी है टीचर की, कि टीचर खुद किस तरीके से क्राइटेरिया सेट कर रहा है और क्या क्या देखना चाह रहा है। सो चैलेंजेस क्या है अब रिवर्स के साथ? तो चैलेंजेस ये है कि कैन बी डिफिकल्ट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड हायर ऑर्डर टास्क। ये थोड़ा मुश्किल होता है कि हम किस तरीके से ये ना हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क के जो है रूब्रिक सेट करें।
कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो उस प्रोजेक्ट के रूब्रिक सेट करना फिर थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि प्रोजेक्ट में अब क्या क्या देखेंगे, और सबके अपने आइडियाज़ होते हैं, सबकी अपनी सब्जेक्टिविटी होती है, और फिर उसको किस तरीके से असेस करें। और दूसरा ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है टू डेवलप, क्योंकि टीचर जब इनको डेवलप करेगा तो इसको तो तकरीबन आधा दिन लग जाएगा, और ये डेवलप करते भी एक चैप्टर के, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। तो स्टूडेंट्स में बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन देम। और दूसरा ये है कि अगर रूब्रिक्स उस स्टूडेंट्स को पता होंगे कि ये चीज़ें हमारी असेस की जाएंगी, तो फिर उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर फर्दर अगर कोई भी टेस्ट आएगी तो, या कोई भी असेसमेंट होगी, तो वो पहले कहेंगे रूब्रिक्स दें, तो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और इस तरीके से बच्चों की क्रिएटिविटी पे भी जो है ना असर हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गए हैं, उसके हिसाब से ही तैयारी करने लग गए हैं। तो उनकी अपनी क्रिएटिविटी जो है ना बाहर नहीं आएगी कि खुद खुद क्या चाहते हैं, या उनके खुद के जो है ना क्या जवाब है। सो कन्वर्टिंग डिटेल स्टैंडर्ड्स इनटू सिंगल ग्रेड कैन बी चैलेंजिंग। दूसरा ये है कि देखें, एक डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स हैं और आप, तो उनको जो है ना एक सिंगल ग्रेड में या रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सपोज करें अगर साइंस पढ़ा रहे हैं या राइटिंग पढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल राइटिंग को एक ग्रेड में कन्वर्ट करना एक सिंगल शीट में, कि इसमें इस चीज़ें ये चीज़ें असेस की जाएंगी, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो ओवरऑल अदरवाइज रूब्रिक्स जो है ना बहुत अच्छे हैं। इनके थ्रू असेसमेंट जो है ना ईजी हो जाती है, टीचर्स को भी हेल्प मिलती है, स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलती है कि वो खुद को किस तरीके से असेस करें, टीचर किस तरीके से पढ़ाए, एंड स्टूडेंट किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करें। अच्छा, अब टेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें जो है ना टेस्ट में हम देखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, एंड यूजेबिलिटी है। तो ये यूजेबिलिटी एंड देन स्कोरेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल टेस्ट, इनको हम थोड़ा देखेंगे कि ये क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये माना जाता है कि गुड टेस्ट वो होती है जो वैलिड हो, ठीक है, उसमें वैलिडिटी हो। अब वैलिडिटी का मतलब ये है कि सपोज करें अभी एमडी के टेस्ट हुई है, और एमडी के टेस्ट में 180 क्वेश्चन थे, जिसमें क्या क्या मेजर करने थे, देखना था कि भाई स्टूडेंट्स के पास रीजनिंग नॉलेज भी है, केमिस्ट्री की नॉलेज भी है, फिजिक्स की भी है। तो क्या वो एमडी के टेस्ट वाकई में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, एंड देन इंग्लिश, एंड देन रीजनिंग, इनको मेजर कर रही थी? यस, अगर वो वाकई इसको यानी जो मेजर करना चाहिए वो ही मेजर कर रही थी उन टेस्ट पार्ट में, देन इट्स अ वैलिड टेस्ट। सो इट्स द एक्सटेंट टू विच टेस्ट मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। जो हमें मेजर करना है, ठीक है, वो अगर एक्चुअली मेजर कर रही है टेस्ट, उसी टेस्ट में वही क्वेश्चन है जो जो हमें यानी जिनके हमें आंसर चाहिए, या जिस जो टेस्ट हमें चाहिए वही रिलेटेड है उसी के, तो फिर इस टेस्ट को हम वैलिड टेस्ट कहते हैं। रिलायबिलिटी क्या है? अच्छा, रिलायबल का मतलब ये है कि देखें, अगर वही टेस्ट, ये जो एक एक बार हुई है, एक जगह हुई, और वही टेस्ट दूसरी जगह भी हो रही है, सपोज करें या कि एक बच्चे ने की फिर दूसरे बच्चे से करवा रहे हैं, या एक क्लास में हुई फिर दूसरे क्लास में करवा रहे हैं, तो फिर वही टेस्ट के जो है ना रिजल्ट्स जो है ना वो यानी एवरेज हो या एक दूसरे के करीब हो। ऐसे ना हो कि एक क्लास का रिजल्ट जो है ना इस टेस्ट में बहुत हाई हो, और दूसरे में जो है क्लास का रिजल्ट बहुत लो हो, या कुछ स्टूडेंट्स का बिल्कुल जीरो रिजल्ट हो, एंड देन कुछ स्टूडेंट का बहुत हाई रिजल्ट हो। ठीक है, तो ये रिलायबल टेस्ट नहीं होगी। रिलायबल टेस्ट में क्या होता है, द कंसिस्टेंसी विथ विच टेस्ट मेयर्स व्हाट इज इट इज सपोज टू मेयर। इसमें कंसिस्टेंसी होती है कि यानी अगर एक ग्रुप से करवा रहे हो और फिर अगर दूसरे ग्रुप से भी करवाओ, तो यानी उनकी टेस्ट के स्कोर्स जो हैं वो एवरेज आएंगे, रिलायबल टेस्ट होगी। या अगर दूसरी बार भी करवाओ, वही एमडी के टेस्ट सपोज करें अभी हुई है, और इसको यानी सपोज करें हफ्ता पहले हुई है, 2 हफ्ते, तो अभी अगर वही टेस्ट करवाओ, तो वो जो रिजल्ट्स बच्चों के अभी जिनके आए हैं, तो सपोज करें जिनने 160 रिजल्ट मार्क्स लिए हैं, तो वो टेस्ट क्या आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ट्वाइस 160 ले पाएगा, या 160 के करीब आएंगे स्टूडेंट जिन्होंने 160 लिए हैं? इफ यस, देन इट्स अ रिलायबल टेस्ट। अगर वही टेस्ट अब कुछ दिनों बाद वो बच्चे नहीं कर पा रहे, दो सेम ही टेस्ट, तो ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर विथ यूजेबिलिटी का मतलब है आसानी से जो है टेस्ट कराई जा सके, ठीक है, क्लियर हो और यूनिफॉर्म हो, तो उसके उसको कहते हैं यूजेबिलिटी ऑफ द टेस्ट।
और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना यही है दो, एक वैलिडिटी, दूसरा रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब ये है कि एक्चुअली वही चीज़ टेस्ट मेजर कर रही है जो इंटेंट कर रहे हैं मेजर करना आप। एंड रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि क्या वही टेस्ट दोबारा कराएं तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। इफ यस देन इट्स अ रिलायबल टेस्ट। अच्छा, दूसरा है स्कोरेबिलिटी। स्कोरेबिलिटी का मतलब है इजी टू स्कोर। ऐसा ना हो इतनी मुश्किल टेस्ट हो, ठीक है, जो आप जो है ना असेस यानी स्कोर ही ना कर पाए, स्कोरिंग करना ही यार मुश्किल हो जाए, तो ये जो है ना गुड टेस्ट नहीं होगी। तो ऐसी टेस्ट हो जो स्कोर करने में भी आसान हो। और दूसरा इंटरप्रेटेबिलिटी, जो टेस्ट रिजल्ट कैन बी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड एंड इज मेजर बेसिस इन मेकिंग साउंड एजुकेशनल डिसीजन। अब इन यानी जो टेस्ट होगी उनके रिजल्ट्स के बुनियाद पे आप कोई एजुकेशनल डिसीजन ले सकते हो, इंटरप्रीट कर सकते हो उस टेस्ट को, देन इट्स अ गुड टेस्ट। एंड दूसरा ये चीज़ भी याद रखें, ठीक है, कि द टेस्ट कैन बी री यूज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। जब आप दूसरी बार टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी पे फोकस नहीं हो रहा, तो इसको हम इकोनॉमिकल टेस्ट कहेंगे, रीयूज हो रही है, क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा भी खर्चा वगैरह भी नहीं आ रहा। तो कोशिश करें ऐसी टेस्ट हो कि इकोनॉमिकल हो। ये जनरल है, ठीक है, लेकिन इनके मेन पार्ट्स जो है ना वो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी है, जो हम फर्दर भी आगे डिस्कस करेंगे। सो रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी देखें तो रिलायबिलिटी जो है ना वो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट से, व्हेन रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशंस, सिमिलर कंडीशंस में टेस्ट रिपीट हो तो सेम ही रिजल्ट्स आए तो टेस्ट इज रिलायबल, ठीक है, सिमिलर कंडीशंस हो। देन वैलिडिटी क्या है, एक्यूरेसी है इन मेजरिंग द इंटेंडेड कॉन्सेप्ट, क्या वाकई वही चीज़ मेजर हो रही है, वही क्वेश्चन है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। देन कंसिस्टेंसी अक्रॉस टाइम, ठीक है, रेटर्स या टेस्ट पार्ट्स ये जो है ना कंसिस्ट है, वही रिजल्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स के। उस टेस्ट का कोई छोटा सा पार्ट्स निकाल के भी जो है ना अगर टेस्ट करवाएं, सपोज के हाफ टेस्ट कुछ बच्चों से करवाएं, हाफ टेस्ट दूसरे बच्चों से करवाएं, तो भी जो है एवरेज रिजल्ट्स हैं, तो भी इसको हम कहेंगे रिलायबल टेस्ट। सो इसका एग्रीमेंट विथ थ्योरी एंड अदर एक्सेप्टेड मेजर्स, ठीक है, इसमें जो है ना फोकस जो होता है वो थ्योरी या कॉन्सेप्ट पे होता है जिसको मेजर कर रहे होते हैं हम, ठीक है। एंड देन अ मेजर कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। याद रहे कि अब जब आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेजर रिलायबल हो सकती है, वो दोबारा दूसरे बच्चे दूसरे टाइम करवाएं तो भी वही रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कोई वो वैलिड हो, ठीक है। वो क्वेश्चंस उस चीज को में भी मेजर ना कर रहे हो जो मेजर करनी चाहिए, ठीक है। बट वैलिड मेजर्स आर जनरली रिलायबल, लेकिन जब क्वेश्चन ही वही हो, टेस्ट ही वही हो, जो चीज़ टेस्ट करनी है, तो वो टेस्ट भी रिलायबल होगी। So reliable test cannot be a valid test, may be a valid test, but not always. But valid test can always be a reliable test. It's vice versa. अच्छा, तो उसको देख बात देखें टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी ये है कि कंटेंट वैलिडिटी है, ठीक है, एंड देन फेस वैलिडिटी है, देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एंड देन क्राइटेरियन वैलिडिटी है। अब कंटेंट वैलिडिटी क्या है, सपोज करें आपने जो है ना पढ़ानी है, सपोज करें टेस्ट, सपोज करें मैं आपकी टेस्ट ले रहा हूँ आप लोगों की, और मैं टेस्ट ले रहा हूँ क्लासरूम असेसमेंट से या टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवाल्यूएशन पार्ट से। तो क्या जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ, क्या ये टेस्ट जो क्लासरूम असेसमेंट के टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं? इफ यस देन इट्स कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, कि जो ना टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी सही है। या सपोज करें कोई सेल का चैप्टर है, आप सेल चैप्टर की टेस्ट ले रहे हैं, और उस चैप्टर में फिर अगर सब सेल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर कर रहे हैं तो उसकी कंटेंट वैलिडिटी है, ठीक है। इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स, इसको देखें, ऑफ द कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड, ठीक है, जो चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्ट आप मेजर कर रहे हैं, क्या वो सब उसके पार्ट्स उसके कॉन्सेप्ट मेजर हो रहे हैं, ठीक है, उसका जो ओवरऑल कंटेंट है वो मेजर हो रहा है, तो उसकी कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। अच्छा, फेस वैलिडिटी क्या है? फेस तो अब देखें वर्ड फेस से ही जाहिर है, कंटेंट वैलिडिटी वर्ड कंटेंट से ही ऑलरेडी क्लियर है। तो फेस वैलिडिटी क्या है कि जब आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, क्या वाकई वो दिखने में भी वही है जो आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करें
द एक्सटेंट टू विच मेयर अपियर्स टू बी अ प्लाजिबल मेयर ऑफ द कंस्ट्रक्ट। ठीक है। अब इसका देखें, ये ज्यादा अहम जो है ना वैलिडिटी नहीं है, कंटेंट वैलिडिटी सबसे ज्यादा अहम है, एंड देन कंस्ट्रक्ट। तो फेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि सपोज करें आप सेल की टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें अगर सेल के इमेजेस वगैरह या सेल के ही सेंटेंसेस वगैरह या सेल का ही टॉपिक बाहर लिख कर आते हैं, तो बाहर से ही बच्चा समझ जाता है कि ये सेल चैप्टर है या ये सेल के बारे में क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसको फेस वैलिडिटी कहते हैं। देन वी हैव कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का वैलिडिटी का मतलब ये है कि सपोज करें आप जो है ना इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं बच्चों की। अगर बच्चों की इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं, तो अब इस इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं कि आप फिर रीडिंग की बात कर दें या मेमोरी की बात कर दें। यानी इसमें ओवरऑल जो टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे, वो ओवरऑल इंटेलिजेंस के बारे में ही होने चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे टेस्ट की बात की, तो टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे, ओवरऑल वो ओवरऑल कंस्ट्रक्ट जो होंगे वो रिलेटेड टू द टेस्ट ही होंगे। तो डिग्री टू विच टेस्ट मेजर्स द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट लाइक इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में एंग्जाइटी, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, इट इज इंटेंडेड टू मेजर। यानी जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको ही मेजर करें, जो डिस्कस किए हुए हैं या जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको ही मेजर करें, तो देट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविटी। अच्छा, अब किसी फिक्स्ड क्राइटेरिया के हिसाब से जो है ना टेस्ट डेवलप की जाए, ठीक है, टू विच मेजर इज रिलेटेड टू एन आउटकम, या किसी क्राइटेरिया से या किसी आउटकम से जो है ना मेजर करें, तो उसको हम क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। कि सपोज करें कोई क्राइटेरिया फिक्स्ड है, और उस क्राइटेरिया के बेस पे जो है ना आप टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, और वही चीज़ बना रहे हैं जो यानी मेजर करनी है, हमें असेस करनी है, तो इसको उस फिक्स्ड क्राइटेरिया के हिसाब से हम क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। सो क्लास विल एंड इन 4 मिनट्स। तो इसको अभी जो है एंड करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है उसको फिर दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द टेस्ट रिलायबिलिटी, एंड देन फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। सो बाद में ज्वाइन करें। मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ ताकि पार्ट्स में रहे।